गुड मॉर्निंग। शाबाश। आई होप आपने नोटबुक बनाई होगी एंड आपने ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको 5 चैप्टर्स के नाम नज़र आ रहे हैं वो पांचों के पांच आपने लिखे होंगे। ओके, ध्यान देना। डेफिनेटली इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी क्लियर दिस सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम्शन लाना इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो नोटबुक अपन को ठीक से मेंटेन करनी है, प्रॉपरली तरीके से बनानी है। ओके, वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ भी नहीं लिखना, कहीं भी नहीं देखना, कोई बुक की जरूरत नहीं, कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं। जब लाइव क्लासेस भी होती है ना, तब मैं क्या करता हूँ, आपके पास जो बुक है ना उसमें अंडरलाइन करवाने के बाद वो मैं लिखने को लगाता हूँ आपको नोटबुक में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको लिखना है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो आपको वही करना है जो करते आए थे लोग, अगर आप समझ रहे हो, एंड दे हैव अचीव्ड रियली गुड मार्क्स एज वेल। सो नथिंग टू वरी एट ऑल, ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यानी कुल मिलाकर बात ये बनेगी, आपकी जो नोटबुक है ना उसमें से पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा बस, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। एवरीथिंग वुड बी देयर फ्रॉम द नोटबुक इटसेल्फ। एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ उसमें से आ जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज अलग से भी मिलेंगे अपन को। एमसीक्यू रिलेटेड कुछ टेस्ट भी होगा, ऐसे मेरे ध्यान में लिया है मैंने कि ऐसा कुछ मैं फ्लो रखूंगा जिसमें थोड़े टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आई वुड बी कीपिंग अ टेस्ट विच वुड बी लाइक ऑटो जनरेटेड टेस्ट, ऑटोमेटिकली होगा वो। ऑटोमेटिकली कहने का मतलब ये कि कुछ एमसीक्यूज होंगे एंड यू वुड बी आंसरिंग इट, यू वुड बी गेटिंग योर रिजल्ट इमीडिएटली इन योर फोन, इन योर डिवाइस। सो ऐसा कुछ मैं सेट करने का सोच रहा हूँ, जिससे कि अपना टॉपिक की पढ़ाई भी हो, रिवाइज भी हो, याद भी हो, और एक प्रकार से टेस्ट वगैरह पूरा वहाँ पर तरीके से खत्म करें अपन। ओके, सो अगर आपको कुछ याद है, अपन ने ये 5 चैप्टर्स देखे थे अपने सिलेबस में, कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स, और अपन जो जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना वो पांचों में से कोई एक होगा जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ध्यान देते रहना, सुनते रहना, पूरे सेशंस देखना, एंड तक देखना, याद करना साथ में। ओके, किसी प्रकार के वॉच टाइम की बात नहीं है। मैंने ये कहा कि एंड तक देखना। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो सब लोग बोलते हैं कि यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि वॉच टाइम इज लाइक मोर इंपॉर्टेंट इन दोज वीडियोज। अपने इधर कोई लेना देना नहीं, अपन को तो पढ़ने से मतलब है। ओके, और तरीके से बैठकर एकदम आई एम ऑल्सो trying to stand, and you also try to sit properly, try to be erect, try to pay attention and then write. Okay, then understand, learn and then write the things. Okay, pause कर 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 लिखने की कोशिश करना, रिक्वेस्ट है। ओके, अपन यहाँ तक पहुंचे, सीए इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी, इट इज़ डेफिनेटली अ बिग डील। और कहने का मतलब ये कि अभी अपन को कुछ और पड़ाव पार करने हैं। ये सब्जेक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से एक इट कैन बिकम अ स्पीड ब्रेकर, एक रोड़ा बन सकता है अपने करियर में, जिसको अपन को पूरी तरीके से इज्जत से प्यार से हटाना है। और उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपकी पूरी कोशिश रहेगी, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो बिकॉज डेफिनेटली वी हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वो एक बहुत ही अलग फीलिंग, अलग डेजिग्नेशन। जब ऐसे 4 लोग में बैठोगे भी और कोई आपको पूछेगा ना कौन हो करके, वो डू यू डू, इफ यू जस्ट से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामने वाला अपने आप ही डजंट नो या तो क्या पूछे क्या बोले, क्योंकि वो लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। अरे यार बहुत ऊंची, मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन बेसिकली, वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब्स इन द वर्ल्ड। मतलब वो तो सामने वाला ये भी कह देगा कि यार तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यार तुम तो देश चला सकते हो। घर की बात नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेगा। इतनी बड़ी बात मैंने सुनी है कई बार, दैट पोजिशन इफ यू गेट इट बेसिकली। तो डेफिनेटली अपन को उसके लिए करना ही है किसी भी हालत में। और ये सब्जेक्ट जो है ना ये रोकता है। ओके, देखो ये नहीं कि अपन को इसको फेवरेट बनाना है या फेवरेट में बना दूंगा आपका, ऐसा नहीं है। अपन को तो है ना कल्टी लेनी है, प्यार से कल्टी। कल्टी मतलब क्या कि इसको समझना, लिखना, मार्क्स लाना, खत्म। आया गया पता भी नहीं चलना चाहिए, गया होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि है ना पता नहीं चला और वापस आते ही रहा। दैट शुडंट हैपन, ऑलराइट। इट शुड गो वंस एंड फॉर ऑल इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज अ रिक्वेस्ट। ये मैं हर बार बोलने की कोशिश करूंगा कि ये हर बार अनुभव आता है। यू डोंट, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वेन यू डोंट लिसन, when you don't follow the things, then it becomes a nightmare, it becomes difficult definitely. So कहने का मतलब ये कि कई बार अपन या तो अपन खुद अनुभव से सीखते या किसी की बातों से सीखते। ये सब्जेक्ट में अपन रिस्क नहीं ले सकते बेटा कि किसी के अनुभव से, खुद के अनुभव से सीखे। बिकॉज अनुभव लेना यानी एक्सपीरियंस लेना यानी इट वुड बी लाइक 6 months, गिविंग 6 months एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव टू डू। तब तक तो बहुत लेट हो जाता है, या फिर तब तक अपन को पछतावा होता है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी। मैंने मेरी पूरी मेहनत की, कोई कमी नहीं रखी, फिर कुछ रिजल्ट हो तो अलग बात है, लेकिन अपन कोई कमी रखेंगे नहीं। और नेगेटिव वाली बात ही नहीं है। ऑटोमेटिकली इसमें मार्क्स और एफर्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैंने आपको बताया, सीधा सीधा हिसाब किताब। और इसमें कोई ऐसा बड़ी अप्रोच और खुफिया सम सीक्रेट
restricted, something like that is not there at all. It is a simple basic approach that you have to study in the simplified manner, in a systematic manner, according to the book, right according to the एक एक वर्ड आपको बुक के हिसाब से ही आएगा, मॉड्यूल के हिसाब से, कुछ भी नहीं देखना इसके अलावा, ईमानदारी से, नथिंग एट ऑल। ओके, आपके मन में हल्का सा भी डाउट है तो हटा दो कि एवरीथिंग वुड बी कमिंग ऑन द स्क्रीन। आपके क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर सिस्टमैटिक नोटबुक देखो एकदम कैसे तरीके से बनती है। शुरुआत तो करने दो, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ कुछ डाउट्स कैसे समय आने पर क्लियर होते हैं। अभी आप भले कितने भी मन में डाउट्स रहे तो थोड़ा समय सब्र रखने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तो अपन ने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने पर ही आपके मन में अगर ऐसे सवाल आएंगे जो खत्म होने पर आते हैं तो फिर तो उसका जवाब तो थोड़ा इमीडिएटली देना वोंट बी राइट थिंग कि नहीं हो जाएगा वगैरह वगैरह। आप समय आप देखना, सेशंस देखते रहना, तब आपको धीरे धीरे समझ। लेकिन फुल कंसंट्रेशन, ईमानदारी अपने साथ, किसके लिए करना है, खुद के लिए करना है। किसके लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मुझे आप नोट्स भेजो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू चेक वेदर यू आर इन द राइट ट्रैक और नॉट। इट्स नॉट दैट आई वांट टू शो इट टू समवन, ओ वाओ देखो मेरे को रिस्पॉन्सेज है, नथिंग लाइक दैट। ओके, आई हैव सीन योर मैसेजेस, आई हैव सीन यू हैव मेड द फर्स्ट पेज। लाइकवाइज वो फर्स्ट पेज से अब जो बनाना होगा एक पेपर पैटर्न के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आप अपने नोटबुक में बनाना स्टार्ट करोगे। प्रॉपर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और वो एक एक आप खत्म करोगे। जैसे अब एक क्वेश्चन आया, एक मैंने आपको याद कराया, चीजें खत्म हो गई, उस क्वेश्चन आंसर रिलेटेड। जैसे समझो एक कोई सवाल आया, व्हाट इज अ सिस्टम, ऐसा कुछ स्टार्टिंग बेसिक से ही होगी, तो सिस्टम का एग्जाम में आ सकते हैं वही सवाल होते हैं। तो वो हो गया आपका, पढ़कर हो गया, समझकर हो गया, लिखकर हो गया, तो एक काम खत्म हुआ। एक चीज, जैसे एक कस्टमर, एक आप दुकान लेकर बैठे हो समझो, और कोई ग्राहक या कस्टमर आता है, तो आप उसके बारे में, वो जो लेकर गया आप उसके बारे में सोचो ना। आप ये मत सोचो कि ये बाकी चीजें कैसे बिकेगी, अरे यार अभी तो 2000 प्रोडक्ट्स बचे, अभी तो 5000 प्रोडक्ट, ऐसा नहीं। अरे यार एक चला गया, अब एक और जाएगा, अब एक और जाएगा, इस तरीके से एक टॉपिक खत्म हुआ, अब एक और खत्म हुआ। एक आपका एक प्रकार से यू आर कलेक्टिंग द अमाउंट धीरे धीरे एंड एट द एंड ऑफ द सिलेबस एंटायरली एवरीथिंग वुड बी सोल्ड एंड यू वुड बी इन अ प्रॉफिटेबल स्टेट डेफिनेटली। तो इस तरीके से एक एक चीज, इसी तरीके से यही मानसिकता होनी चाहिए। एक टॉपिक, डू नॉट लुक एट द होल थिंग, लुक एट वन टॉपिक। ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस, नाइस, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इफेक्टिव थिंग फॉर मी, अब इसको साइड में रखो, अब आगे बढ़ो। साइड में यानी दिमाग में साइड में बिठा के रखो। ओके, और भी इसको आगे बढ़ो, अब इसको आगे बढ़ो। एक एक चीज एकदम मस्त तरीके से अपन इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इट इज टेस्टेड, प्रूव्ड, मेथड विच इज definitely required for such a subject. So if you have written if you could see on the screen, 5 चैप्टर के नाम आपने लिखे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खत्म करना यानी भागना नहीं है अपन को, एक बार प्यार से देखो, सुनना मेरी बात, सोना नहीं। नींद आती है मैंने आपको बोला, लेकिन अभी तक वो नींद वाले टॉपिक शुरू नहीं हुए। ओके, तो और बाकी मतलब डेफिनेटली अपन को वो किसी भी हालत में वी जस्ट नीड टू हैव दैट 2 letters इन फ्रंट ऑफ अस दैट यस सी ए। इस सब्जेक्ट में डेफिनेटली यू नीड सेल्फ मोटिवेशन, कि अपने आप को बोलना पड़ेगा नहीं 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 EIS को वाइबा बोल, नहीं तो EIS फिर है ना कभी अपना इसको परमानेंट फ्रेंड नहीं बनाना है। इट इज अपन टेम्परेरी फ्रेंड इज लाइक मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटा हूँ आपसे। ओके, आप मेरे को लेकिन कहने का मतलब ये कि ये इसको तो आपको जस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट, ओके, जस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट, दिस इज लाइक जितना जल्दी तू अच्छे से निकले उतना जल्दा अतिथि तुम कब जाओगे वाली बात है। ऑलराइट, सो 5 चीज़ें अपन ने लिख लिए, आई होप आपने लिखी है। ओके, डेफिनेटली प्योर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, सोएंगे नहीं, ध्यान देंगे, मेरे पास नहीं स्क्रीन के पास देखना। ओके, बाकी मैं हूँ सारी चीज़ें सेट करने के लिए प्रॉपर एकदम तरीके से। EIS SM मस्का एकदम निकल जाएगा, ध्यान देना, सुना नहीं है, इधर ही देखते रहना। आए हो तो फिर सोते क्यों, और सो रहे हो तो फिर तो यार अपना इंटरनेट वेस्ट हो रहा है। ओके, ध्यान देते रहना। अपन चलते हैं, अभी अगली हेडिंग देंगे। आप अभी तक अपन चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, ध्यान देना। एक बार इधर डेंटेड नहीं, क्या हुआ, हाँ इधर क्लिक किया मैंने, अब आया क्या आया, अरे ये क्या लिखा हुआ है, EIS क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है जानना जरूरी है। शुरुआत तो शुरुआत से होगी भाई, पता तो चलना चाहिए। अचानक एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, है ये क्या क्वेश्चन है, फ्रेंड्स दैट शुडंट बी द रिएक्शन। You should know, you should be aware of the look and feel of the question paper. Definitely there would be tests and everything which will make you aware of it, but still आपको अभी से शुरुआत तो आपके नोटबुक में यही आना चाहिए कि लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ, एग्जाम हुई नवंबर 19 की जो भी, तो कहने का मतलब है कि उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पैटर्न था। ओके, वो थोड़ा सा अगर अपन ध्यान देने की कोशिश करें तो मई 20, नवंबर 20 सबके लिए यही डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर, मतलब जुलाई 20, नवंबर 20 आगे भी यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न सारे एग्जाम्स के लिए फॉलो होगा। ओके, ध्यान देते रहते हैं। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न में देखो
कितने क्वेश्चंस होंगे ये पहली बात। और अपन किसका देख रहे हैं, ईआईएस का देख रहे हैं। ईआईएस का देख रहे हैं तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने आपको कल बताया था। एक चीज तो वो अपन को पूरे के पूरे लेने की पूरी कोशिश करनी है, वो 15-15 मार्क्स है। ईआईएस में भी 15 और ऐसे में भी 15, अगर ध्यान दे रहे हो तो ईआईएस में 15। तो ये देखो एमसीक्यू 15 मार्क्स फिक्स है। ओके, मतलब नो ऑप्शंस एट ऑल एंड यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू स्कोर द मार्क्स। If you're understanding, there would be an OMR sheet, you would be answering it would be a separate sheet. ये क्वेश्चन पेपर जो होता है ना एमसीक्यू का, ये बाहर नहीं आता, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं आता ये, अगर आप समझ रहे हो। वो थ्योरेटिकल पेपर आ जाता है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आते बेसिकली। तो अपन को, मेरे को आपसे ही या जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे ही पता चलता है कैसा था, क्या था, किस लेवल के क्वेश्चंस थे वगैरह वगैरह, जितना वो याद रख पाए बेसिकली, अगर समझ रहे हो आप। तो अपन को तो पूरी तैयारी करनी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। एमसीक्यू आए 15 मार्क्स के लिए फिक्स, कैसे भी करके इसमें मार्क्स लेने 15। अरे सर पेपर तो 100 मार्क्स का है, अरे 100 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू एसएम में आएंगे ना, तो 15 इधर आएंगे। अपन ईआईएस पढ़ रहे हैं, ऐसे में अपन शुरू करेंगे समय। ईआईएस कंपैरेटिवली बड़ा सब्जेक्ट है, लगभग डबल मान लो एसएम का। तो धीरे धीरे अपन सेट करेंगे मामला, एसएम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से ईआईएस के बलबूते पे ईआईएस एसएम निकलता, सिर्फ एसएम के बलबूते पे ईआईएस एसएम निकलता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ तो नहीं है, न भूतो भविष्य का पता नहीं। लेकिन फिर भी अपन को तो पूरा पढ़ना है। अपन को तो 5 के 5 चैप्टर ईआईएस के, उसमें 8 चैप्टर्स है, लेकिन एक चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें 4 सवाल है बस, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें 5 सवाल है, 6 सवाल है, और छोटे छोटे तो कहने वाले भी कि 5-5, 6-6 पेजेस में खत्म होने वाले भी चैप्टर्स है उसमें। सो इट इज ऑल नॉट अबाउट अ चैप्टर, लाइक इट इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट बट सेंसिबल कंटेंट, अगर अपन ध्यान दे और सोए नहीं तो ये एमसीक्यू 15 मार्क्स, राइट, अगर ध्यान दे रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, अब इसमें ज्यादा मैं ज्ञान क्या दूं आपको, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा ना, तो ये अपन को रटना है, एक बार देख लिया आपको समझ में आ जाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो इसको थोड़ा सा अपन ले लेते हैं तरीके से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट होंगे, ए और बी। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, एक 3 मार्क्स का एक का सवाल, बी मार्क्स 2 का 2 मार्क्स, जो भी समझ रहे हो आप। तो ये कंपलसरी होगा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई, इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते सर ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये चीज ऑप्शन को छोड़ दूं क्या, अरे यार क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया तो वाट लग जाएगी ना, और एमसीक्यू आ गया तो क्या करोगे, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, नो ऑप्शंस, नो चॉइसेस कि दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन, दीज टॉपिक्स, नथिंग एट ऑल। ओके, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली, सिस्टमैटिक। अरे पहली बार अपन इतने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट तो अच्छा है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आप थोड़ी मान रहे हो, आप तो बाद में शायद मानो, नहीं भी मानो, अपन को तो क्लियर करना है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो अपन को पूरा डिटेल में A to Z पूरा, जिसमें अपन एक भी लेटर नहीं छोड़ना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। ईमानदारी सब कुछ मॉड्यूल के हिसाब से। कंटेंट वास्ट है, लेकिन तरीका अपनाओगे ना तो यू वुड बी गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक वुड बी लाइक इजी फॉर यू। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट टू पे अटेंशन एंड डू नॉट स्लिप। देखो आंखें बंद हो रही है आपकी, खुली रखना। ओके, ध्यान देते रहना। क्वेश्चन 1 A B 3 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का दूसरा। ओके, एसएम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है, तो वो आप ईआईएस एसएम मत लिखना, एसएम का एसएम के पीछे से प्रॉपर उसकी भी सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया, 2 बोलता है मैं 6 मार्क्स का हूं और मेरा जो बी पार्ट है वो 4 मार्क्स का है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मैं भी 6 मार्क्स का हूं और बी बोलता है मैं अब 4 मार्क्स का हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मैं 6 मार्क्स का हूं और ए बोलता है ए वाला पार्ट, और बी वाला पार्ट बोलता है मैं 4 मार्क्स का हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए में 6 मार्क्स का हूं, फिर बी में मेरे पास थोड़े से ऑप्शंस है आपके लिए। देखो, बी में मैं आपको 2 मार्क्स का एक सवाल हो सकता हूं और एक 2 मार्क्स का सवाल हो सकता हूं, या फिर ओके आप इसको B1 B2 कर सकते हो। ये 6-4 हो गए। ओके, उसके बाद आपको सिर्फ कुल मिलाकर ये मार्क्स का आंकड़ा समझना है कि 2-2 मार्क्स के भी सवाल बनते पेपर में, 3 मार्क्स के भी बनते, 4 मार्क्स के भी बनते, 6 मार्क्स के भी बनते, अगर आप समझ रहे हो। और ये बी में आपको एक ऑप्शन मिल सकता है 4 मार्क्स का, अगर ध्यान दे रहे हो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है। अब मेरी बात सुनना है, कितने सवाल हो गए? देखो 15 मार्क्स का एमसीक्यू, 3 और 2 5, 20 हो गए। इधर ये ऊपर स्क्रीन पे हाथ रख रहा हूं, 3 और 2 5, 20 हो गए। 20 के बाद ये 10 10 10 10 60 हो रहे हैं मेरे को लग रहा, नहीं ये अगर ऐसे देखे तो 60 हो रहा है, नहीं कितने मार्क्स है क्वेश्चन पेपर? कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है क्या? देखो अब कुछ तो चीज आएगी आपके सामने, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 4। भाई 2 3 4 5 में ऑप्शन है, तुम या तो 2 करो या 3 करो या 4 करो या 4 करो, कोई भी एक 10 मार्क वाला एक छोड़ सकते हो, यानी दिस इज एन ऑप्शन विच यू हैव। तो आउट ऑफ दीज 10 20 30 40 मार्क्स, 2 3 4 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 3, दैट मीन्स 30 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये कंपलसरी, एंड 15 मार्क्स का एमसीक्यू। 30 + 5 + 15 50। इतना मैथ्स मेरे को भी आता है, अपने हालांकि तुमसे मैं बिल्कुल छोटा हूँ और मेरे को थोड़ा सा नॉलेज भी कम है, लेकिन क्या है कि यार थोड़ा बहुत सुन लो यार, रिक्वेस्ट है ना। एनीवे, जो भी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अभी आएगा, ये आएगा, क्या आएगा नीचे, तो अपना टोटल कितना बना, इतना बना। वाह, ये तो कोई चीज अपन ने इन्वेंट कर दी। अरे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पता ही नहीं था सर ये तो। टोटल मार्क्स टू बी अटेम्प्टेड 50। ओके, ये लिखना है, पॉज करना, ईमानदारी।
पॉज कर लो, ये हो गया क्वेश्चन पेपर पैटर्न EIS का, इधर पॉज करना और फिर लिख लो। ओके, तो आई अज्यूम दैट यू वुड हैव पॉज्ड एंड यू वुड हैव रिटन इट, राइट? तभी आगे बढ़ना, ऐसे एक साथ नहीं लिखना, फिर वो सब्जेक्ट का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। फील वाली बात नहीं, मजे वाली बात नहीं, इफेक्टिवनेस वाली बात है। तो जैसे क्लास भी होती तो ये लिखकर फिर मैं रुकता, आपको लिखवाता, आपको पूछता हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या, जब आप बोलते हाँ 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 नहीं नहीं हाँ 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 ना, तब आई होप। अब इधर तो मेरे को कुछ ऐसा हाँ ना वाली बात ही नहीं है, फिर भी आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव रिटन एंड यू वुड हैव कंप्लीटेड इट। ऑलराइट, तो ये तो था EIS का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आगे जब मैं आपके सवाल रखूंगा ना सामने, जब टॉपिक्स आएंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये 2 मार्क्स का बन सकता है। आपको खुद को दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा मैं भी बताऊंगा। ये देखो, ये 6 मार्क्स का सवाल, ये 6 मार्क्स का सवाल, ये 6 मार्क्स का सवाल। जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ चैप्टर के एंड में 6 मार्क्स के सवाल है, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए पता है आपको? पूरा जो सिलेबस है ना, वो 5 के 5 चैप्टर्स इकट्ठे होकर बैठने चाहिए। ऐसे नहीं, अच्छा चैप्टर 2 का सवाल है फिर ढांचा बनाने, ऐसे कोई दिमाग में ढांचे नहीं बनेंगे। एवरीथिंग शुड बी एज अ होल। ओके, देखता हूं, ये बात आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी आगे जाने पर समझ में आएगी, और आ गई है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं नहीं जान सकता आपको समझ में आई या नहीं आई। और कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नंबर तो है ही आपके पास। ऑलराइट, सो जो मैं बोल रहा हूं वो कंप्लीट करना, ये भी लिखकर आपको भेजना है। हाँ, ईमानदारी, मैं चेक करूंगा, और अच्छे से लिखकर भेजना। आप इसको और अच्छे तरीके से अरेंज कर सको तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो यही रहेगा। ओके, सो अपने लिए मैक्सिमम मार्क्स अपन को इसमें से हासिल करने हैं किसी भी हालत में, लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ऑलराइट, सो दिस इज EIS क्वेश्चन पेपर पैटर्न। थोड़ा सा आगे बढ़े क्या? इच्छा है क्या? मूड है? नींद आ रही? हाँ, अभी तक ऐसे कुछ नींद वाला स्टार्ट नहीं किया, रुकना 1 मिनट, नींद वाले टॉपिक ला रहा हूं मैं, ध्यान देना। अब 5 चैप्टर है ना आपके सिलेबस में, तो 5 में से अपन को कितने पढ़ने? 5 पढ़ने, 5 पढ़ने डेफिनेटली। सर ये क्या सवाल है? तो 5 में से अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, अब इसका कोई रीजन होगा तभी मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। जो चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2 एक साथ नहीं, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर्स वी वुड बी स्टार्टिंग, सॉरी सेकंड चैप्टर वी वुड बी स्टार्टिंग। ऑलराइट, सो कहने का मतलब है कि चैप्टर नंबर 2 इज समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू, आपको नाम याद है क्या? लिखा होगा ना नोटबुक में, ऐसे ही मत लिखो, थोड़ा सा ध्यान देकर भी लिखो, कि ऐसा नहीं कि लिख लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है, वो याद भी रखना रहता। ऐसा मतलब लिख लिया अपना, साथ में आपको याद करना है, फिर अंडरस्टैंडिंग, और आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है, जितना हो सके उतनी एकाग्रता होगी रखने की कोशिश करना, जिसके कारण क्या है कि आप उसी समय याद कर सको और आपके एफर्ट्स कम हो, आगे जाकर अपने एफर्ट्स कम होने चाहिए पूरी तरीके से। ये सब्जेक्ट में अभी जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। उस टाइम पर आपको कम समय में आप ज्यादा याद कर पाओगे, रिवीजन तुरंत होगा। ये देखी हुई चीजें सारी, ऐसा नहीं कि मैं मन से आपको कुछ भी कहानी बता रहा हूँ कि सर कौन सी बातें कर रहे हो, कहाँ कौन सी दुनिया है ये, हम कहाँ आ गए। ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई इधर अपन पूरी तरीके से धीरे से इज्जत से याद करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं पूरा। ये सेशन तो आपके चल रहे हैं ना, जो आपके पास आ रहे हैं ना इस तरीके से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सिटिंग एट होम एंड स्टडिंग। कंपेरेटिवली इफ यू सिट एट होम एंड स्टडी ऑन योर ओन एंड यू आर लिसनिंग टू दिस सेशन, ये दोनों काम करोगे आप, मेरे को भी सुनोगे, मेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में क्या लिखोगे, अपन तो छोटे गरीब है, तो आप इसके बारे में लिखोगे, किसके सब्जेक्ट के बारे में लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे, और फिर आप खुद पढ़ोगे ना, उससे ज्यादा ये जो सेशंस होंगे ना, ये कंपैरेटिवली इनका प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस ज्यादा, इफेक्टिवनेस ज्यादा, तो इसको बहुत ध्यान देकर करना। फिर इधर क्या, इधर मेहनत कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, मतलब एकदम ऐसा आसानी से आएगा जाएगा सब, और सब आ जाएगा आपको और दिमाग में रह जाएगा, मतलब जाएगा यानी। ओके, ध्यान देते रहना। थोड़ा सा आगे बढ़ते, चैप्टर नंबर 2 का नाम है। ओके, जब तक अपन एग्जाम दे रहे तब तक तो है रखते हैं, फिर कभी जितना जल्दी EIS था हो जाए ना, उतना जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो चैप्टर 2 का नाम है क्या था ये, 4 शब्द का नाम है, यस बोलो तो मेरे साथ, मेरे बाद, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। देख पा रहे हो क्या? ओके, नाइस। सो दिस इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स व्हिच इज चैप्टर नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे सवाल आएंगे, 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, MCQ में किस तरीके का हाल होता है, ये तो क्या अपन एग्जैक्ट वेटेज नहीं निकाल सकते, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर भी 10 to 12 मार्क्स एक्सपेक्टेड एंड कंपैरेटिवली अ स्मॉलर चैप्टर। तो यानी सर फिर तो 5 10 to 12 विथ ऑप्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि सर फिर तो 5 चैप्टर है, तो 10 मार्क्स तो सबके बनते ही है, ये क्या आपने नया बताया? अरे बेटा ये चैप्टर छोटा है ना कंपैरेटिवली, भाई तीसरा चैप्टर इससे लगभग डबल है, एक चैप्टर कोई है ऐसा, तो फिर भी उसका उतना ही वेटेज है, लगभग 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे, तो कम यानी आप देखो ना, एज अ होल, मैंने क्या बोला, एज अ होल दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, कि चैप्टर वाइज करते जाओगे तो मुश्किल होता है,
धीरे धीरे होगा वो कि पूरा सिलेबस आपके कोई भी टॉपिक आए तो ये अपन को ये नहीं सोचना ये सवाल इस चैप्टर से यहां पर, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ये सवाल का ये जवाब है, ऐसा चैप्टर नहीं पूरे सिलेबस होता है, या इसमें जिप करके पूरा सिलेबस घुसना चाहिए एकदम, जब पूरा हो जाए, और वो होता है, वो हो जाएगा देखना ऑटोमेटिकली। ऐसा कुछ पहले दिन में ही ना एक वो चीजें नहीं बनती जो भी महल बनते या जो भी वो कहावत होती है ना, आप जानते होंगे, आप तो उस्ताद हो, मैं तो क्या छोटा, आपसे क्या ज्ञान दूं आपको। देखो ध्यान देना, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, सॉरी थोड़ा सा अपन है ना क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्या, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सुनना मेरी बात। अब इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन जैसी चीज आएगी, अब इंट्रोडक्शन जैसी चीज आएगी ना वो भी आपको लिखनी है, लेकिन वो इतने ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस नहीं, ओके, नोप, और जो भी भाषा होती है तो नहीं, ये चांसेस एग्जाम में इतने आने के, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। बता क्या रहा है ये, सुनना आप, धीरे धीरे पूरी बात होने पर समझ में आएगा। अब देखो एक शब्द आया है जिसका नाम है सिस्टम। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो साइड में रखते थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी मैं बताऊंगा तो भी थोड़ी चीज ऊपर से जाएगी। तो अपन है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी इसमें बेसिकली अपन कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। सिर्फ चैप्टर का नाम इसलिए है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है। सुनना मेरी बात, सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, तो भी बता रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहा हूं। तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, जो भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ये मॉड्यूल तो होगा ही, यानी सिस्टम तो होगा, यानी कंप्यूटर तो होगा, यानी टेक्नोलॉजी तो होगी ही। आप समझ रहे हो, बाकी सारी चीजें हो ना, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स किया जा सकता है, कुछ प्रोडक्शन आउटसोर्स किया जा सकता है, जो भी, लेकिन रोकड़े का तो लेन देन रहेगा ही ना। इसलिए ये नाम दे दिया ताकि अपन जनरलाइज कर सकते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम तो होगा ही, पैसों का लेन देन तो होगा ही, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो वो जो सिस्टम होगा ना, जो पैसों का लेन देन करेगा, जो टेक्नोलॉजी होगी, जो सॉफ्टवेयर होगा, जो एप्लीकेशन होगा, उसके बारे में बातें। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्या अपन प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें एंटर करोगे, वो नहीं, वो जो इक्विपमेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, वो जो एप्लीकेशन, वो जो कंट्रोल्स, उसकी कुछ बातें होगी। सुना ध्यान से। तो अगर ये नाम दे देते ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ी होता है, आप समझ रहे हो। अगर ये नाम देते प्रोडक्शन प्लानिंग, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती नहीं हो, तो सिर्फ बेचती है, ट्रेडिंग करती है, तो कहना उसमें थोड़ी आएगा फिर, लेकिन ये तो सब में आएगा ना, अगर आप समझ लो। इसलिए ये नाम दिया ताकि इसको आधार, इसको बेस मानकर वी कैन कवर, वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विच इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप समझ रहे हो। तो ये तो सब जगह होगा ना, इसलिए ये नाम है, इफ यू अंडरस्टैंड। तो कुल मिलाकर सुनना ध्यान से, जितना समझ में आया उतनी अच्छी बात, कोई डाउट रहे तो मैसेज कर सकते हो, लेकिन देखो इट इज ऑल गोइंग टू बी मॉड्यूल स्पेसिफिक। मैं आपको वापस बता रहा हूं, मॉड्यूल को स्टिक करोगे तो ही फायदेमंद रहोगे। और बेसिकली इसमें अपन वैसे भी दिमाग नहीं लगाते, अपन 4 चीजें और पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि एंड में वो काम नहीं। आपको एडिशनल पढ़ना है तो पढ़ो ना यार, बाद में पढ़ो, या फिर अपने रीडिंग पर्पस के लिए पढ़ो। एग्जाम में ना अपन को लिखना है, ना अपन वो ऑडिट के पेपर के बाद उसको याद रख पाएंगे, या फिर ये भी कर लोगे ना रिवाइज, तो भी बड़ी बात होगी। सो कहने का मतलब ये कि अपन प्योरली, अब जैसे मेरे को अगर 4 चीज, जैसे इफ आई नो सी, इफ आई नो C++, इफ आई नो जावा, इफ आई नो पाइथन, इफ आई नो आई हैव यूज्ड सम डेटा एनालिसिस के टूल्स, इफ आई हैव डन सम प्रोग्रामिंग, इफ आई नो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट, नॉट नीडेड। It is not about me, it is not about you, it is about the module, it is not about the content which is there on the internet or anywhere, it is about the module को स्टिक करो, खत्म करो, if you're understanding। बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मन से ये निकलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैक्सिमम ये देखा गया है, मतलब कि है ना, एग्जाम के बाद इतना समझाने के बावजूद भी एडिशनल चीजें या मन से लिखा हुआ कंटेंट, फिर है ना, इफ you're अंडरस्टैंडिंग, वो ना हो अपने साथ। बाकी मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये ना एक ही चीज में बार बार रट रहा हूं या बार बार आपको बता रहा हूं, ये बोलने के बावजूद भी होता है, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस मान लो आप ये बात, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। और ये कोई मैं आपको अनोखी नई बात नहीं बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, मॉड्यूल बना है, मॉड्यूल से लिखना है, मॉड्यूल से सवाल आएगा, और कुल मिलाकर अभी अपना ये SM सिलेबस खत्म होने के बाद आपको तो नोटबुक से सवाल आएगा, बस अब देख लेना, क्योंकि वो मॉड्यूल ही है। मैंने कहा ना, आप अगर आपकी नोटबुक सेल करने भी जाओगे ना, तो भी अपन को अच्छे दाम मिलेंगे, ऐसे अपन को करना नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इफेक्टिव हो जाएगी वो नोटबुक। दैट वुड बी स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू हैव लर्नड इन द वे इन विच यू हैव लिसन टू मी एज वेल, you have heard me as well। So कहने का मतलब है कि उस हिसाब से you have made the notebook, so it would be effective more when you see the sessions and then write comparatively, not just giving the book and you think that you would be getting the marks। तो मैं तो हाथों हाथ आपको बुक बनाकर काम खत्म कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको लिखना, समझना, याद करना और फिर लिखना आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा वो प्रोसेस है पूरा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बोर नहीं करूंगा आपको, ध्यान देना, कोशिश करते हैं। सिस्टम,
अपना सिलेबस क्या बोलता है, थोड़ी सी चीजें अपन समझ लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे चीजों के इंटीग्रेशन से बनती है, ऐसा कुछ सुनना। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में देखो, अपना जो अभी ये इंट्रोडक्शन है ना, इसके बाद एक सवाल आएगा कि व्हाट इज अ सिस्टम, तो उसकी डेफिनेशन अपन को लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जो एग्जाम में सवाल बनता है। लेकिन फिर भी ये क्या बताना चाह रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम बनता है ना, सुनना ध्यान से, तो उसमें हर जो इंसान काम कर रहा है ना, उसके हिसाब से उस सिस्टम की तरफ उसके देखने का पर्सपेक्टिव बनता है। आप समझ रहे हो? अब सर हमने तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, हम कैसे जानेंगे? सुनना मेरी बात, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा शायद नहीं, डेफिनेटली रह चुके हो। आप स्कूल तो गए हो, तो स्कूल को ही एग्जांपल लेते हैं। अब स्कूल में क्या क्या लोग हैं उस सिस्टम का हिस्सा? स्टूडेंट, टीचर्स, यू नो, द लोअर लेवल पीपल जो प्यून वगैरह काम करते हैं, अकाउंटेंट्स, द कोई रिक्रूटमेंट के लिए कोई होगा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, आपके सामने सामने शायद चेहरे आ रहे होंगे, अच्छे चेहरे, है ना, तो कोई वाइस प्रिंसिपल होंगे, कोई लैब संभालने वाले होंगे। अब सबका स्कूल एक है, आपकी सिस्टम वो एक माना गया अगर, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना। आप चाहोगे कि अच्छे से पढ़ाई हो, डिटेल में पढ़ाई हो, हम घर कितना भी लेट जाए चलेगा लेकिन पढ़ाई अच्छे से, ऐसा आप नहीं चाहोगे। जो भी है कहने का मतलब, टीचर चाहेगा कि अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट अच्छा रहे, मेरा इंक्रीमेंट हो, मेरी सैलरी बढ़े। प्यून भी यही चाहेगा, ह्यूमन रिसोर्स वाला चाहेगा या प्रिंसिपल चाहेंगे कि स्टूडेंट्स बढ़े, एडमिशन बढ़े। आप समझ रहे हो? तो ये इतना बड़ा सिस्टम है और इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू, धीरे धीरे आप अगर समझ रहे हो, तो सिस्टम की क्षमता क्या होनी चाहिए? सिस्टम की क्षमता ये होनी चाहिए कि ये सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, इच्छाएं, the things which they want from the system, the things which they need from the system basically should be fulfilled. सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर जो इंसान काम कर रहा है, जिसके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो सारे के पर्सपेक्टिव अगर सही है तो डेफिनेटली वो पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही एंटिटी के हिसाब से बना दिया और बाकी लोगों के लिए वो सिस्टम फीजिबल नहीं है, तो वो सिस्टम पूरी तरीके से नहीं चल सकता। इसी प्रकार से मैं आपके सामने अपना जो मॉड्यूल जिस तरीके से स्टार्ट करता है ना, वो बता रहा हूं। तो सिस्टम इज अ बिगर थिंग एंड हैविंग मेनी people, many departments into it. Each department having its own aim, objective, and the entire system should be made in such a way that each and every person's aim should be feasible, should be, completed. That objective should be achieved. ऐसा वो सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब लोगों को इक्वली, एक कहने का मतलब है कि सब लोगों को लिए वो इक्वल रहे, आपके जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो पूरी हो वो सिस्टम से। नहीं तो वो सिस्टम को खराब बोला जाएगा, वो या फिर वो सिस्टम इनकम्प्लीट है या फिर इनइफेक्टिव है, अगर आप समझ रहे हो। तो जैसे अपना जो मॉड्यूल शुरुआत होता है ना, वो शुरुआत होती है एक डायग्राम से। ओके, आप देखो बुक में, मॉड्यूल में देखना है तो देखना, बाकी मेरे हिसाब से तो मतलब आपकी इच्छा को मैं रोक नहीं सकता, और अगर आप नहीं बोलकर भी देखोगे तो मैं रोक नहीं सकता, बाकी जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक द मॉड्यूल ओनली, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे आपके सामने में एक एलिफेंट लाऊंगा, एलिफेंट, ओके, देखना आया, एलिफेंट आया, ये आपके मॉड्यूल का एलिफेंट उठाया है, ओके, बनाया है मॉड्यूल वालों ने। अब देखो अलग अलग लोग एलिफेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई बोलता है इट्स अ स्नेक, कोई बोलता है इट्स अ स्पीयर, जैसा जिसको दिखता है वैसा वो बोलता है, इट्स अ फैन, इट्स अ वॉल। आखिरकार ये पूरा सिस्टम है और ये इनके एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये इनके इस मॉड्यूल में, ये डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनके जो एक्सपेक्टेशंस है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो इस सिस्टम ने पूरी तरीके से पूरे करने चाहिए। जितना दिखता है ना सिस्टम, उसका उतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव, सिस्टम की क्षमता होनी चाहिए कि उतना ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो। यानी ये डायग्राम का क्या, ये ड्रॉ नहीं करना अपन को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करेंगे, अलग अलग लोग काम करेंगे तो अलग अलग एम रखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनका। सिस्टम की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी बात है ना, और समझ में आएगी आगे बढ़ने पे। सिस्टम की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से इन सब लोग, जो अगर सब लोग हिस्सा है तो डेफिनेटली सिस्टम उनके लिए भी बना है, अगर उनके लिए भी बना है तो डेफिनेटली उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव होने चाहिए। मतलब अगर कोई
अगर कोई ऐसा सिस्टम है और वो अकाउंटेंट काम कर रहा है तो उसके सिस्टम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो सिस्टम आसानी से उसके लिए अकाउंट्स के जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट कर देने जाने चाहिए, इफ यू अंडरस्टैंड। एक टीचर है तो उसको भी टाइम पर सैलरी आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। और अगर कोई प्यून है तो उसने बराबर से स्कूल को ध्यान में रखते हुए उसकी भी सैलरी रिलेटेड चीज़ें अपने आप प्रॉपरली हो जानी चाहिए, उसका भी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द वर्क उसको उतना ही काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को सारा काम दे दिया और फिर एक को बिल्कुल भी काम न दिया, तो इट इज लाइक अनजस्टिस। द सिस्टम कैन नॉट बी, if the system is unfair, if the system is not doing justice, then the system is not correct, friends. So it has to be made in a proper fair means, अगर आप समझ, so that each and every one is treated equally. That is what it is trying to tell right now. Okay, इसी प्रकार से ये तो एक जनरल बात हो गई कि सबको एक समान मानना और किसी भी प्रकार से बायस्ड नहीं होना, पार्शलिटी नहीं होना, ये लिखना नहीं है, ये समझना है। लेकिन ये समझोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अगर ये आपको समझ में आया कि सिस्टम में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, उसी प्रकार से अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ नहीं करना, ओके, अपन को समय वेस्ट नहीं करना बेटा, करने को तो आप अगर आपका टैलेंट है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप आगे वाली चीज लिखना ना। अब देखो ये डायग्राम के बाद अपना सिलेबस बोलता है कि सुनना ध्यान से, 3 शब्द मेरे बाद रिपीट करना। अब देखो कैसे अपन पढ़ाई करेंगे, अब मुद्दे की बात आएगी, मुद्दे की, हालांकि इसके भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम, इंट्रोडक्शन ही है। 3 शब्द आएंगे, ध्यान देते रहना, ओके। कुछ आया था स्क्रीन के ऊपर लेकिन फिर भी ध्यान देना। पहला, इधर देखना मेरे पास, बिना समझे याद करना, बिना समझे बोलना, कुछ नहीं समझना है, सिर्फ अभी फिलहाल मेरे बाद रिपीट करना। पहला होता है अकाउंटेंट, क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट, क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट। आई होप आप मेरे बात बोल रहे हो। सेकेंड होगा ऑडिटर, क्या बोलेंगे, ऑडिटर, क्या नाम होगा, ऑडिटर। थर्ड वन ओनर, क्या बोला मैं, ओनर, क्या बोला मैं, ओनर। राइट, पहला कौन सा, सुनना सोना नहीं और रिपीट करना, नींद नहीं लेना, सीधा बैठना। अकाउंटेंट, क्या बोलेंगे, हाथ हटाना, सीधा बैठना, ऐसा नहीं बैठना, नींद आती मस्त एकदम, दूसरी बार देख लेना नींद लेने के लिए, राइट। दूसरा ऑडिटर, क्या बोलेंगे, ऑडिटर। तीसरा क्या है, ओनर, क्या बोलेंगे, ओनर। ध्यान देना, जैसे अपन ने सिस्टम देखा ना, अभी ये एलिफेंट देखा ना जिसमें अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग जगह पर रुके हुए थे, इसी प्रकार से आपका सिलेबस कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रोल्स या डेजिग्नेशन हो सकते हैं, है ना, जो सिस्टम को यूज करेंगे तो इनके भी उस सिस्टम के प्रति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अपना सिलेबस, सुनना मेरी बात, एक एक चीज में सेंसिबल रखने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, बिल्कुल भी मॉड्यूल ओरिएंटेड। तो अपना सिलेबस अलग अलग, अब ऐसे तो हजारों डेजिग्नेशन हो सकती है दुनिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अकाउंट। कहने का मतलब यह कि इतने सारे देने के बदले अपने सिलेबस ने 3 व्यू दिए जो मोटा मोटी हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो सकता है। सुनना, पहला अकाउंटेंट, क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट। दूसरा ऑडिटर, क्या बोलेंगे, ऑडिटर। थर्ड कौन सा, ओनर, क्या बोलेंगे, ओनर। सो अब अकाउंटेंट का व्यू क्या होगा उस सिस्टम के प्रति, ये मैं आपको बताता हूं। फिर ऑडिटर का व्यू क्या होगा उस सिस्टम के प्रति, ये मैं आपको बताता हूं। फिर ओनर का व्यू क्या होगा, समझ रहा आपको, सोचते नहीं रहना, ओके। ध्यान देना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्संस। सो व्हाट, हु दीज डिफरेंट पर्संस आर ओवर हियर, 3, accountant, auditor, owner. So we will study accountant's view, we will study auditor's view, we will study owner का view, अगर समझ रहे हो। और धीरे धीरे, भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन करो इस तरीके से कि 10 मिनट ज्यादा लगे, आगे टाइम ना लगे, आप समझ रहे हो। नहीं तो क्या, मैं बताऊंगा ना आपको, ईमानदारी से बोलता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरे से बड़े भी हो, होशियार भी हो, समझदार भी हो, और सब सारी चीजें जानते हो। डेफिनेटली समझ में आएगा आपको अगर मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर लेकर, लेकिन याद कर करते ना, अच्छा आपको देखो ना, लिखने के पहले चीजें याद हो रही है ना, तो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। वापस हेडिंग देनी है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्संस। हेडिंग क्या है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्संस। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये, इसके बाद मुद्दे वाली चीज स्टार्ट होगी, देखते हैं स्टार्ट करेंगे या नहीं। तीन प्रकार के पर्संस और इनके 3 प्रकार के रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली अलग अलग रिक्वायरमेंट यानी व्यू मान लो, पर्संस यानी अपने 3 नाम लिए ना, अकाउंटेंट, ऑडिटर और ओनर। अब सुनना मेरी बात,
ध्यान देना, सुना नहीं। अकाउंटेंट क्या करता है, इधर अज्यूम किया है कि देखो एक लोअर लेवल पर्सन जो होगा, इधर आप अकाउंटेंट मानो या फिर एक बिग बाजार में जो वो बंदा बिल बनाता है ना बारकोड स्कैनर के साथ, वो मानो, या फिर रेलवे काउंटर के ऊपर कोई बैठा है ना जो आपके लिए टिकट बना रहा है, वो मानो। ऐसे प्रकार के डेजिग्नेशंस को एज अ होल आपको समझना है। तो पहला जो व्यू है वो है अकाउंटेंट व्यू। अकाउंटेंट व्यू क्या बोलेगा, देखो वो क्या चाहेगा, अब एज अ लोअर लेवल पर्सन मैं क्या चाहूंगा, जब मेरे सामने कस्टमर आए तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो सिस्टम है ना वो तरीके से चले, रुके ना, स्ट्रक ना हो, कस्टमर को रुकना ना पड़े, हैंग ना हो, सिंपल। ये उसका ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अरे इससे देखो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये व्यू नहीं। क्या व्यू है ये समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि क्या व्यू नहीं है। तो उसका कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन, मेरा जल्दी से काम हो और मैं घर पे जाऊँ यार 8 बजे, जो भी मेरा टाइम है, अगर आप समझ रहे हो, मेरा काम हो, काम अटके ना, सिस्टम के कारण मेरा काम अटके ना, अरे यार सिस्टम हैंग हो रहा है यार और मेरे को काम करके जाना है, ये मालिक ने बोला है नहीं जाओगे, नहीं हुआ तो कहने वाला इनका जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यू बढ़ेंगे, अलग होंगे। तो अब अकाउंटेंट है ना, इसमें अपना सिलेबस कहता है 2 चीजें बनाता है। सुनना, आप ये जानते हो, मेरे पास रिपीट करना, बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट, भले आप जानते हो फिर भी रिपीट करोगे। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये वो बना रहा है, वो जो बिग बाजार के उधर खड़ा है वो कोई किसी प्रकार से एक इनवॉइस बना रहा है, वो रेलवे टिकट वाला इनवॉइस बना रहा है ट्रांजैक्शंस के, इसी प्रकार से ये कुछ अकाउंटेंट जो है बेसिकली वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट्स में ये चीजें हो जाए, मैं मेरी छुट्टी ले लूं, घर चला जाओ। भाई देखो जो ओनर होगा ना वो तो 24 घंटे भी बैठना चाहेगा यार, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन दाव पे लगी हुई है। इसका तो क्या 1 महीने की सैलरी है, और उसका मतलब कहने का अपन किसी के काम की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जितना मिलेगा उतना ही अपन दे पाएंगे। और चाहकर भी आप कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज यू आर नॉट केपेबल इनफ। वो अकाउंटेंट उतना केपेबल नहीं हो शायद कि मैनेजर के लेवल का विजडम, उतनी वो चतुराई रखे। तो अकाउंटेंट व्यू क्या बोलेगा, द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी मेड विथ मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स। याद हो रहा है क्या, ध्यान देना, मैं आपके स्क्रीन में ला रहा हूं। पहला कौन सा है, अकाउंटेंट। मैं धीरे धीरे एक एक चीज लाने की कोशिश करता हूं, एक साथ आता है ना थोड़ा सा भारी पड़ता है, और अगेन थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम होती है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, अकाउंटेंट्स व्यू पहला, 3 प्रकार के कौन से, अकाउंटेंट, ऑडिटर, ओनर। अकाउंटेंट व्यू, द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इजीली विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स। ऐसा इसका भाई, इसका छोटा सा एक व्यू है कि समय ना लगे, कम से कम मेहनत में मेरा काम हो, ज्यादा मेहनत में, ताकि मैं घर जा सकूं, मेरा काम खत्म कर सकूं अच्छे से रोज का रोज, और मेरे को जितना मिल रहा है, रोकड़ा जितना मिल रहा है 5, 10, 15, 20, 25 जो भी, उस हिसाब से मेरा ये दृष्टिकोण रखना, ये दृष्टिकोण सिलेबस का देना सही, अगर आप समझ रहे हो। तो इट शुड बी मेड विथ मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स, या फिर विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स। ये एग्जैक्ट कोई कीवर्ड, ये जनरल बात है, ओके, ये याद रखोगे आप, लेकिन ना शुरुआत, क्योंकि मैं आगे के टॉपिक्स बताऊंगा तब आपको वापस ये पुराना पूछूंगा मैं वीडियो के थ्रू, तो आपको बताना है। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी प्रिपेयर्ड विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स। ये इसका व्यू हो गया कि आसानी से काम हो जाए मेरा। दूसरा व्यू मैंने आपको बताया, ध्यान देना, दूसरे व्यू का नाम क्या है, वो वाला कौन, ऑडिटर। ऑडिटर का व्यू क्या होता है, ऑडिटर का व्यू होता है ऑडिट करना। उसका काम क्या है उस हिसाब से होगा ना, इसका काम है ये बनाना, तो ये कम से कम समय में, उसका काम है ऑडिट करना, यानी चेक करना। जनरल बात, डिटेल में नहीं, ऑडिट करना यानी चेक करना। चेक करना यानी सिस्टम में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, अगर वो बिग बाजार वाला ट्रांजैक्शन सही से नहीं करता है, या सिस्टम सही से नहीं चलता है और गड़बड़ होती है, तो वो उस बंदे पर आएगा सब कुछ कि तूने नहीं किया ऐसा वैसा। अगर ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सही से नहीं बनाता है, तो इसके ऊपर आएगा कि तूने ठीक से नहीं किया, तेरी गड़बड़ रही, यू डिडंट it would be completely, the organization would be blaming him. Likewise, if the system is incorrect, then who would be blamed? The auditor would be blamed. So what would be the auditor's view? That the system should be correct at any point of time. It should be without errors. It should be without errors. अगर आप समझे, सिस्टम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप समझ, चेक करने की जिम्मेदारी तेरी है, ऐसा बोल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर ऑडिटर को। यानी मेरा व्यू क्या है एज एन ऑडिटर, कि मेरा कोई गला कब ना पकड़े, कब ऑडिटर का व्यू गला ना पकड़े, ऑडिटर का कब कौन गलत, बैलेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट बी करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कहने वाले भी सिस्टम शुड बी करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने एग्जांपल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट और लॉस का दिया, ये भी सिस्टम के थ्रू बनेगा। अगर सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम मल्टीप्लिकेशन गलत करता है, एडिशन गलत करता है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो, यानी अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो समझो एक सिस्टम है जो इनवॉइसेस बना रहा है, उसमें आपने कुछ जीएसटी का रेट इनकम इनपुट किया है,
5%, 7% जो भी होता है। ओके, अब वो 7% इनपुट किया तो हर सिस्टम में समझो आज के दिन 1000 ट्रांजेक्शन हुए तो वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 ट्रांजेक्शन बनेंगे। लेकिन वो 7 गलत आपने कर दिया, वो 6 करना चाहिए था, वो 6% करना चाहिए था, 7 कर दिया। आप समझ रहे हो, यानी इनपुट वो सिस्टम में गड़बड़ थी। अब वो उसकी गड़बड़ नहीं है अकाउंटेंट की या फिर वो ट्रांजैक्शन बिल बनाने वाले की, ऑडिटर की गड़बड़ थी, उसने चेक नहीं किया कि 6 का 7। अब वो हजारों ट्रांजैक्शन बिल बिगड़ गए, आपने अलग पैसे ले लिए, समझो 7 का 6 हो गया तो कम पैसे ले लिए। अगर आप समझ रहे हो तो पूरे ट्रांजैक्शन अब एक कस्टमर को क्या कॉल करते बैठोगे, आप समझ रहे हो। यानी अगर देखो मेरी बात सुनना, अगर आप सिस्टम की तरफ जाते हो ना, सिस्टम में जो गड़बड़ हुई ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ देगी। अगर आप मैनुअल सिस्टम रखते हो ना, जैसे पेन और पेपर, उसमें दिन में 1000 काम करोगे ना आप, 1000 ट्रांजेक्शन, तो 2 ट्रांजेक्शन बिगड़ेंगे, 4 बिगड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर। सिस्टम में अगर एरर आई ना तो वो पूरा बिगाड़ देगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सिस्टम के थ्रू, अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू कोई काम कर रहे हो तो वो सिस्टम कहता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं लाखों कस्टमर एक सेकंड में हैंडल कर लूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजन बोल रहे। लेकिन अगर आपने मुझको गलत तरीके से बनाया ना तो मैं मैनुअल सिस्टम से भी खराब हूं, आपकी धज्जिया वाट लग जाएगी पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से लीगल एक्शन हो सकते हैं आपके ऊपर, बिकॉज द सिस्टम वाज रॉन्ग। तो इस लेवल तक जा सकती है बात। तो ऑडिटर को तो क्या जिम्मेदारी या क्या होप या क्या एक्सपेक्टेशन या क्या व्यू कि भाई मेरा सिस्टम हर सेकेंड करेक्ट रहे। देखो उसका टाइम एंड एफर्ट से नहीं है, करेक्ट रहना चाहिए। करेक्ट है तो फिर तो वो आराम से बैठे ना भले। अगर आप समझ रहे हो सिस्टम गलत रहा तो यानी अपने अपने दृष्टिकोण है, और वो सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो ये व्यू को पूरा करे। अगर ऑडिटर को लगता है गड़बड़ है तो वो उसको ठीक करने दे। अगर आप समझ रहे हो तो पहला बोलेगा अकाउंटेंट, क्या बोलेगा कि द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स, या फिर विथ एज मच लेस एफर्ट्स एंड टाइम। अगर आप ध्यान दे रहे हो क्या था वो एग्जैक्टली, विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स, आप ध्यान में रखना। ओके, आप ध्यान देना वापस। अकाउंटेंट में क्या बोलता है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी मेड विदाउट पुटिंग मच, ये टाइम एंड एफर्ट्स, ये शब्द है अपने लिए इंपॉर्टेंट, विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स। ऑडिटर में क्या रहेगा, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट मस्ट बी करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ध्यान दे रहे हो। अब थर्ड वाला मैंने आपको नाम बताया ना, पहला कौन सा, अकाउंटेंट व्यू, सेकंड कौन सा, ऑडिटर व्यू, थर्ड कौन सा, वो मालिक, कौन, ओनर, ओनर का व्यू। अब ओनर्स व्यू, ओनर्स का अब सोचो ना जरा, पूरे 5 सेकंड देता हूं, ओनर का या मैनेजर का क्या व्यू रहेगा। देखो स्क्रीन के ऊपर तो आ चुका है, आंसर नहीं आया, पॉइंट आ चुका है। यस, क्या व्यू रहेगा, क्या दृष्टिकोण, क्या पॉइंट ऑफ व्यू। सोचेंगे, सोचना थोड़ा सा समय जा रहा है, लेकिन सोचना, आपके हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर तो आप लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये जनरल बात है, ये एआई स्पेसिफिक नहीं हो रहे अपन। अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए टेक्निकल सीखना पड़ेगा ना सर, हम कैसे बोले, ऐसा नहीं है बेटा, ये जनरल बात है। ओके, अब सुनना, आई होप आपको आंसर आया। ओनर का काम, मैनेजर का काम, अब देखो मेरी बात सुनना, ओनर या जो ये मैनेजर होंगे ना, ये कोई जाकर उधर बिल बनाते नहीं बैठेंगे, या फिर उधर सिस्टम पे टक 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 करके बारकोड स्कैनर से स्कैन वगैरह करते नहीं बैठेंगे, कि कस्टमर का डेटा देखते हुए नहीं, लेते हुए नहीं बैठेंगे। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, वो मैनेजर है तो फिर वो मैनेज करेगा ना चीजें, और मैनेज करने के लिए वो ऑपरेशंस नहीं करेगा, डे टू डे ऑपरेशंस नहीं करेंगे, अगर आप समझ रहे हो। और उनकी ये भी क्षमता नहीं होगी कि सिस्टम गलत है या सही ये देखे। इनका काम होगा कि सिस्टम में देखो एक चीज बनती है, सुनना मेरी बात, सिस्टम में एक चीज बनती है, ये आगे काम आएगा, मैं अभी बता रहा हूं, अभी टच करके छोड़ रहा हूं। रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स का मतलब क्या, आज कितना सेल हुआ, आज कितना कलेक्शन हुआ, आज की क्या स्थिति रही, आज कितने एम्प्लॉयज आए, आज कितने छुट्टी पर थे, आज कितने लेट आए, आज कितने प्रोडक्ट्स का बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ, आज कौन से सप्लायर ने अपन को डिलीवरी में लेट किया, आज कौन सा कितना अपना प्रॉफिट रहा। ये सारी जो रिपोर्ट्स है ना, ये लोग देखते हैं। उस ब्रांच की ले लो, उस रीजन की ले लो, या फिर उस पर्टिकुलर स्टोर की ले लो। ब्रांच या स्टोर हो गया, रीजन हो गया, या उससे ऊपर भी अगर बहुत सारे रीजन में अपना बिजनेस फैला हुआ है तो सारी रिपोर्ट्स मिलकर इंटीग्रेटेड जो भी, यानी ये रिपोर्ट्स देखने का इनका काम क्या है। बेसिकली इनका काम है कि देखो मालिक जो होगा ना, वो एक ही काम करता है, बड़ा काम करता है, एक काम करता है, बेसिकली बड़ा काम करता है, करोड़ों रुपए का काम करता है। वो काम होता है डिसीजन लेना। दीज आर द पीपल हु वुड बी, देखो सिलेबस बोल रहा है वो बोल रहा हूं, आप और सोच सकते हो सर वो भी तो करता है, वो उस दिन झाड़ू भी तो, नहीं ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग जो है सिलेबस में राइट है, और जितना है उतना पकड़ना है। इफ अंडरस्टैंडिंग, आप और चाहो तो मन में सोच सकते हो, उसको हाथों तक ला सकते हो, किताब में मत लाना, जरूरत नहीं। ज्यादा लिखोगे तो नुकसान है, मॉड्यूल के अलावा जाओगे तो एग्जामिनर का व्यू बदल जाएगा कि बेटे ने इधर उधर घुमाया है। अगर आप समझे, घुमाना नहीं है, बी स्पेसिफिक, बी कंसाइज, बी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल।
मॉड्यूले के हिसाब से लिखने हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो। देखो बिजनेस का ओनर का, बिजनेस मैनेजर बोलो जो मिडिल लेवल मैनेजर हो सकता है, ओनर बोलो जो सीईओ या टॉप लेवल पर्सन हो सकता है, हु इज द हु इज बेसिकली गिविंग द डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन कि चलना कैसे है, मैं बताऊंगा तुम चलोगे, मैं चलूंगा नहीं तुम चलोगे, ऐसा। तो वो चलने का दिशा तो वो बताएगा ना, वो डिसीजन लेगा। अब डिसीजन देखो हवा में तीर तो होगा नहीं ना। मेरी बात सुनना, अगर मेरे को एक प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो इसका अपन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं सेल हो रहा है, ये बंद करते हैं, इस पर ये ऑफर रखते हैं, ऑफर, चलो मैगी केचप पे कोई ऑफर रखते हैं, साथ में 10 रुपये ऑफ करते हैं। ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? हवा में तीर नहीं होता बेटा, ये होता है बेसिकली आपके सिस्टम में जो डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसके बेसिस पे, जो रोज हर सेकेंड लाखों हजारों कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यानी समथिंग उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना। इन डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है, ओके, वो बाद में देखेंगे अपन। इसका सिर्फ काम क्या है कि वो जो कलेक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर्स, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, रोज कलेक्ट होगी, रोज ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, रोज सिस्टम में कुछ ना कुछ डेटा जाता है। अगर आप समझ रहे हो, बैंक्स देखो तो एटीएम में जाता है, ब्रांच में जाता है, नेट बैंकिंग में जाता है, फोन बैंकिंग, कुछ ना कुछ इनपुट जाता है, पेटीएम में जाता है, अमेजॉन में जाता है, फ्लिपकार्ट में जाता है। आप अगर कुछ खरीदोगे नहीं ना, यूट्यूब पे जाता है, गूगल पे जाता है, रोज डेटा कुछ ना कुछ इनपुट जा रहा है, आपके चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स। ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली डेटा थोड़ा सा रॉ होता है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है, ये अपन आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूजन मत रखना। इंफॉर्मेशन जो मिले, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इस बलबूते पे डिसीजन लिए जाते हैं। आप समझ रहे हो? यानी जो मैनेजर है ना, उसको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए हर चीज की, जिससे वो डिसीजन ले सके। अगर उसके पास नहीं है आज के प्रोडक्ट्स का डेटा, आज के सेल्स का डेटा, आज के कस्टमर्स का डेटा, आज के एम्प्लॉइज का डेटा, आज के सप्लायर्स का डेटा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो? वो कोई जादू टोना करके या भविष्यवाणी करके या ज्योतिषी पढ़ के या किसी ना किसी प्रकार से वो हॉरोस्कोप देखकर ही इज नॉट टेकिंग अ डिसीजन, ही इज टेकिंग अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मुद्दा। मुद्दा क्या है? इंफॉर्मेशन। मुद्दे के बेसिस पे ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बिका तो लो डिसीजन बेटा। यानी जितना जल्दी डिसीजन आए, जितना जल्दी इंफॉर्मेशन आए उतना जल्दी, क्योंकि डिसीजन ऐसा नहीं कि यार 2 साल बाद आया अपने पास वो इंफॉर्मेशन, चलो अभी अरे वो प्रोडक्ट ही बंद हो गया। कहने का मतलब है कि राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले देखो, अगर ऑडिटर व्यू में अगर सिस्टम गलत है तो गड़बड़ हो जाएगी। आज का कलेक्शन इतना, अरे प्रॉफिट इतना, अपन बहुत प्रॉफिट में खेल रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन देखा तो झोल है, प्रॉफिट में नहीं, अपन लॉस में, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम गलत। तो कहने का मतलब है कि राइट होना चाहिए। राइट कब होगा? जब ऑडिटर का व्यू निपटेगा। और डेटा कलेक्ट कब होगा? जब अकाउंटेंट या जो लोअर लेवल वाला काम करेगा। यानी कंप्लीटली ओनर पुरानी चीजों पर डिपेंडेंट है, ऐसा अपन को लिखना नहीं, लेकिन अपन को समझ में आ रहा है कि दोनों नहीं तो फिर ये ओनर भी नहीं, क्योंकि उसको ना तो राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप समझ रहे हो, और ना राइट टाइम पर मिलेगी। यानी वो जो लोअर लेवल पर्सन है या फिर ये अकाउंटेंट है या फिर वो जो बिल बनाने वाला है, वो राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन देने की मदद करेगा। ऑडिटर व्यू जो है ना, वो क्या करेगा? ऑडिटर वो राइट इंफॉर्मेशन देने की मदद करेगा, जिससे मैनेजर या ओनर क्या कर पाएंगे? डिसीजन मेकिंग। कैसा डिसीजन मेकिंग? राइट डिसीजन मेकिंग लेंगे बेटा, अगर आप समझ रहे हो। अगर राइट इंफॉर्मेशन मिली, अगर राइट टाइम पे मिली, तो राइट डिसीजन मेकिंग। So I need, what do I need? Right information at right point of time for right decision making. Right. Friend, and you need to write. Right? So, all right. I hope you have understood, right? Right? समझ रहा है ना? Right. All right. So, कहना accountant view, auditor view, owner view. वापस एक बार. हाँ, इसके पहले अपन ने क्या देखा? हाथी, different person having different perspectives. वो देखे क्या? थोड़ा हाथी को याद करे क्या? देखो, भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वॉल है भाई, रोप है, रोप है, ये क्या है? स्नेक, सांप आ गया, इसके मुंह में सांप आ गया, अरे बाप रे। तो जिसको जितना दिखेगा उतना, पूरा तो देख नहीं सकता, ओनर ही देख सकता है कि आखिर है क्या। ओनर देख सकता है एलिफेंट है, बाकी जो एम्प्लॉइज है वो तो यही देख पाएंगे। तो इतने पर्सपेक्टिव, इतने प्रोफेशनल्स के, उनको जैसा चाहिए उतना उनको मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए? अब डिफरेंट रिक्वायरमेंट तीन, अकाउंटेंट, ऑडिटर, ओनर। अकाउंटेंट भी क्या बोलता है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट शुड बी मेड विदाउट पुटिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स। ऑडिटर क्या बोलता है? मेरे साथ रिपीट करना, मेरे साथ, बाद नहीं साथ। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट मस्ट बी क से आता है, क से आता है, ट से खत्म होता है, करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। शाबाश, राइट। एक मस्ट बी करेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ, मस्ट बी करेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। लास्ट, ओनर, अरे ऊपर के दो चलेंगे ना तो ओनर चलेगा, अगर आप समझ। राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, बिजनेस मैनेजर भी बोला ओनर, एट राइट टाइम फॉर क्या? राइट डिसीजन मेकिंग। तो सिस्टम की ये क्षमता, ये इतना लिखना है आपको। और एक लास्ट लाइन जनरल लाइन बनेगी कि सिस्टम की क्षमता होनी चाहिए, जॉब ऑफ एनी सिस्टम टू
टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं अकाउंटेंट का कल देखेंगे, ऑडिटर का परसों देखेंगे, ओनर का देखेंगे तो देखेंगे, ऐसा नहीं होता। सब एक साथ काम कर रहा है सिस्टम, लाइव साथ में होना चाहिए। इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब है कि बैटिंग भी हो रही, बॉलिंग भी हो रही, फील्डिंग भी हो रही, सब साथ में हो रहा है ना एक बॉल डालने पर। तो कहने का मतलब लगभग साथ में हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये तीनों भी साथ में होने चाहिए। जॉब ऑफ द सिस्टम टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स साइमल्टेनियसली। दिस कंप्लीट्स टुडेज सेशन। लिखना, याद करना, लिखना, वापस देखना, सो जाना, आगे मिलेंगे, वापस मिलेंगे, क्या करेंगे तब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे व्हाट इज द सिस्टम की तरफ, और उसको याद करेंगे धीरे धीरे एकदम तरीके से। आई होप आपको तीनों भी याद हो गए। याद होने पर ही आपको आज का दिन खत्म करना है। तारीख कब बदलेगी आज की? जब आपको आज का ये याद हो जाए तभी तारीख बदलनी चाहिए, नहीं तो फिर तारीख नहीं बदलनी चाहिए। या फिर आप याद कर लो क्या क्या रोक सकते हो, तारीख बदलना रोक सकते हो या अपने आप को याद करवा सकते हो, वो आप देख लेना। राइट, सो प्लीज लर्न इट परफेक्टली, राइट इट डाउन, प्रॉपर सिस्टमैटिक। चैप्टर 2 का नाम लिखेंगे, बताया ना मैंने, ये चैप्टर 2 का नाम लिखेंगे पहले। ओके, ये लिखने के बाद ये नहीं लिखना, ये हाथी वगैरह ड्रॉ नहीं करना अपन को, डायरेक्टली इधर आना, ये हेडिंग देना, फिर एक एक चीज आएगी। इतना आज का काम। राइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।